हाय एवरीवन, आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है। ये मेरी अपनी जर्नी है, मेरे पिछले 20 सालों के बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैंने बैंकिंग के सबसे टफेस्ट और अनस्टेबल फेजेस देखे हैं। मैंने एनपीएस का प्रेशर झेला है और मैंने वो दिन भी देखे हैं जब बैंक प्रॉफिट नहीं सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे। इसलिए जब मैं आज देख रही हूँ कि एनपीएस 2% के आसपास हैं, बैंक्स 4 लाख करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक्स को ग्रोथ इंजन माना जा रहा है, जिन गवर्नमेंट बैंक्स के लिए गवर्नमेंट को मर्जर्स, एक्विजिशंस, पता नहीं क्या क्या स्टेप्स लेने पड़े थे। तो ये एक्साइटमेंट सिर्फ हेडलाइन की वजह से नहीं है, ये एक लिविंग एक्सपीरियंस की वजह से है। थोड़ा पीछे चलते हैं टू अंडरस्टैंड द एनपीए नाइटमेयर। 2010 से 2018 इंडियन बैंकिंग का सबसे डार्केस्ट फेज था। ग्रॉस एनपीए सिस्टम लेवल पे 11 to 14% थे, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 20% के आसपास भी पहुंच गए थे। नेट एनपीएस भी 5 to 6% तक गए। बैंक लॉसेस में जा रहे थे, क्रेडिट ग्रोथ फ्रीज हो चुका था और उस टाइम बैंकर का माइंडसेट ये था कि अगर लोन दिया तो फंस गए। हर क्रेडिट प्रपोजल एक स्ट्रेस टेस्ट होता था और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल सकती हूँ। और यहीं से गवर्नमेंट और रेगुलेटर का कॉन्फिडेंस भी हिलना शुरू हुआ। इसी फियर का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल या प्रूफ कह लें तो वो है पेमेंट बैंक्स। 2014-15 में आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स इंट्रोड्यूस किए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पेमेंट बैंक्स को लेंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, सो दैट देयर इज जीरो लेंडिंग एंड देयर इज जीरो क्रेडिट रिस्क। सोचिए, एक कंट्री की गवर्नमेंट और उसका रेगुलेटर बोलता है कि एक बैंक बनाते हैं जो कि डिपॉजिट्स तो एक्सेप्ट करेगा, पेमेंट्स भी करेगा, नेफ्ट, आरटीजीएस, सब कुछ अपने प्लेटफॉर्म से आप म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस बेच सकते हो, बट यू कैन नॉट लेंड। इसका मतलब क्लियर था कि लेंडिंग सिस्टम पर से भरोसा उठ चुका था। पेमेंट बैंक्स इनोवेशन कम, डिफेंसिव मूव ज्यादा लग रहे थे आरबीआई के लिए। एज समवन फ्रॉम द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, it was clearly visible that payment banks were not a growth symbol. वो बैंकिंग का फियर दिखा रहे थे। इट वॉज अ सिंबल ऑफ लेंडिंग फियर। फिर धीरे धीरे सिस्टम ने खुद को रिपेयर किया। देयर वॉज अ साइलेंट टर्न अराउंड। बैड लोन्स को एक्सेप्ट किया गया बिना छुपाए हुए। आईबीसी लाई गई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो बहुत बड़ा टर्न अराउंड था, और एसेट रेजोल्यूशन किया गया, कंजर्वेटिव लेंडिंग हुई, कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ, रिटेल और डिजिटल बैंकिंग को पुश किया गया और इफेक्ट आज के नंबर्स में दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ग्रॉस एनपीए 2.3 to 2.5% पहुंच गया है। नेट एनपीएस 0.6 to 0.7%। प्रोविजन कवरेज 75% एंड प्लस। कैपिटल एडिकेसी 16 to 17%। जो इंसान वीक बैलेंस शीट के साथ काम कर चुका है उसके लिए ये डिफरेंस सिर्फ स्टैटिस्टिकल नहीं था, इमोशनल था। आज हेडलाइंस बोल रही हैं कि बैंक रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बना रहे हैं, पर इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कैसे, क्या बैकग्राउंड है इसका, क्या काम हुआ है इसके पीछे। फाइनेंशियल ईयर 25 के आसपास पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट 1.7 to 1.8 लाख करोड़ पहुंच गया। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का टोटल प्रॉफिट वॉज अराउंड 4 लाख करोड़, जिसमें एसबीआई अकेला 60 से 70 हजार करोड़ शेयर ले रहा है। डिफरेंस यही है कि ये ट्रेजरी ड्रिवन बूम नहीं है, ये वन टाइम अकाउंटिंग भी नहीं है, ये एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट से आया हुआ प्रॉफिट है। कंट्रोल्ड रिस्क, स्टेबल ग्रोथ का रिजल्ट है। एज अ बैंकर मैं ये कह सकती हूँ कि ये प्रॉफिट्स रिपीटेबल लग रहे हैं। अब थोड़ा इंडिया को दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से कंपेयर करते हैं। अगर यूएसए को ले लें तो हमने 2008 का लेमन ब्रदर्स क्राइसिस और बेल आउट्स देखे ही हैं। 2023 रीजनल बैंक कोलैप्स देखा है। स्ट्रॉन्ग मार्केट क्लीनअप्स तो हुए हैं, बट वोलेटिलिटी अभी भी हाई है। यूरोप को ले लें तो एनपीएस सालों तक बहुत हाई थे, ओवर रेगुलेशन था, बैंक्स तो स्टेबल थे पर ग्रोथ वीक थी। चाइना में स्टेट ड्रिवन लेंडिंग होती है, रियल एस्टेट एंड शैडो बैंकिंग का स्ट्रेस है, ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चंस उठते हैं, इट्स नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट। जापान को ले लें तो एनपीएस तो क्लीन है, बट बैंक्स आर अल्ट्रा कंजर्वेटिव इन लेंडिंग एंड ऑल। स्टेबिलिटी, लेकिन डिकेड्स ऑफ स्टैग्नेशन के बाद। अगर हम इंडिया को ले लें तो एनपीएस आर लो, क्रेडिट ग्रोथ इज 14 to 16%, डिजिटल पेमेंट वर्ल्ड स्केल, रेगुलेशंस प्रोएक्टिव है, और ये बैलेंस मुझे पिछले 20 सालों में कभी नहीं दिखा। इंडिया यूएस जैसा रेकलेस नहीं है, यूरोप जैसा स्टैग्नेंट नहीं है, चाइना जैसा ओपेक नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट है।
इसी स्टेबल फाउंडेशन पर आता है बजट 2026। बजट का हिडन मैसेज यही है कि बैंक्स अब रिपेयर मोड से ग्रोथ मोड में आ चुके हैं, और इसका सिग्नल ये है हाई लेवल बैंकिंग कमेटी, एनबीएफसी का रोल एक्सपैंड किया जा रहा है, एमएसएमई क्रेडिट पे बहुत फोकस है, डिजिटल एंड फॉर्मल फाइनेंस पुश गवर्नमेंट दे रही है, 12 लाख करोड़ का केपेक्स है। अगर आज एनपीएस 12% होते तो ये बजट कभी बैंक्स की ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करता। बजट 2026 कॉन्फिडेंस का डॉक्यूमेंट है। एमएसएमई लेंडिंग सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है मेरे लिए। मैंने देखा है अच्छे बिजनेसेस कोलैटरल की वजह से रिजेक्ट होते हुए। रिस्क परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा है, इसीलिए 10,000 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड ले आया गया है, कोलैटरल फ्री इकोसिस्टम रखा गया है और इनवॉइस फाइनेंसिंग का ऑप्शन दिया गया है। अगर ये सब सही से एग्जीक्यूट होता है तो बैंकिंग सेफ रहेगी, इकोनॉमी का बेस स्ट्रांग होगा, बिकॉज बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। जब एनपीएस 14% थे तो गवर्नमेंट ने लेंडिंग से हाथ जोड़ लिए थे, पेमेंट बैंक्स लाए गए थे। आज एनपीएस 2% के आसपास है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि बैंक्स अब इकोनॉमी को पुल करो, अपना रोल वापस लेके आओ। 20 साल पहले अगर कोई बोलता कि इंडियन बैंकिंग इतनी स्टेबल हो जाएगी तो शायद मुझे भी डाउट होता, पर जब आज मैं ये देख रही हूँ तो ये एक्साइटमेंट ब्लाइंड एक्साइटमेंट नहीं है, इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म है। अगर डिसिप्लिन बना रहा तो ये सिर्फ रिकवरी नहीं, इंडियन बैंकिंग का बेस्ट फेज हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। We will meet in another video with another exciting update. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye and take care.